नमस्कार, फोर्थ साइड्स टीवी में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम लोग मोइनाबाद में स्थित गायत्री वेद संस्कृति विद्यालय में उपस्थित है। यहाँ पे बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिए हम भी शामिल होते हैं इस अद्भुत कार्यक्रम में। सर, अभी जो आज की जनरेशन है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो गई है, टेक्नोलॉजी में कई कई आविष्कार कर रही है। तो ये जो बच्चे हैं, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद ये लोग इंजीनियर, डॉक्टर या फिर आजकल के जो जनरेशन बन रहे हैं, क्या ये लोग वही बनेंगे या नहीं? एक मंदिर में एक कोई ब्राह्मण जैसे पुजारी, ये वो टाइप, इनका भविष्य क्या है आगे? नमस्कार, मैं पंडित विशेष शर्मा इस वेद विद्यालय का महासचिव हूँ। गायत्री वेद फाउंडेशन द्वारा श्री गायत्री संस्कृत वेद विद्यालय का यह वेदों के संरक्षण
संगोपन संवर्धन हेतु एक ऐसा विद्यालय है जो संपूर्ण दक्षिण भारत में, जो उत्तर भारत की जो संस्कृति है 16 संस्कारों की, क्योंकि दक्षिण भारत में ऋग्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की ज़्यादा परंपरा रही है प्राचीन समय से। ये एक अपना एक लौता ऐसा विद्यालय है जहाँ शुक्ल यजुर्वेद माध्यमदिनी शाखा की शिक्षा विद्यार्थियों को कराई जा रही है। ये विद्यालय शुरू होने के पहले जिनको भी इस तरह की शिक्षा ग्रहण करनी होती थी उन्हें या तो काशी या तो महाराष्ट्र के नासिक जाना होता था और वहाँ से ये पूर्ण शिक्षा प्राप्त कर कर आचार्य और शास्त्री की उपाधि प्राप्त करते थे। ये अपने आप में ऐसा अलौकिक विद्यालय है जहाँ पर बच्चों को आधुनिकता से भी दूर नहीं रखा गया है, परंतु आध्यात्मिकता से भी ये दूर नहीं है, क्योंकि अध्यात्म से जब तक नहीं जुड़ेंगे तब तक आधुनिकता कोई काम की नहीं है। ऐसा विश्वास हमारे जो गायत्री वेद फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं पंडित पुरुषोत्तम लाला जी का प्रथम दिन से यही प्रयास रहा है कि बच्चों को वेदों की शिक्षा के साथ साथ आज की आधुनिक जो विद्या है अंग्रेजी कंप्यूटर से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 9 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु के बटुक ब्राह्मणों को जो है बालकों को यहाँ पर शिक्षा निःशुल्क प्रदान की जा रही है, जिसमें विद्यार्थियों का आवास, शिक्षण, भोजन एवं इनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं ये सारी आवश्यकताएं विद्यालय द्वारा ही संचालित की जा रही हैं। और इसके साथ साथ गायत्री वेद फाउंडेशन द्वारा श्री गौ सेवा सदन और आगामी आने वाले वर्ष में माता पिता मंदिर, क्योंकि जो व्यक्ति शिव मंदिर जाते हैं, दुर्गा मंदिर जाते हैं, उन सारी तरह की पूजाएं करते हैं परंतु माँ बाप की सेवा नहीं करते, तो अध्यक्ष जी का पूरा प्रयास है माता पिता मंदिर के रूप में वात्सल्य ग्राम का निर्माण कर कर समाज को, क्योंकि ये अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम ये बहुत गलत शब्द हैं, संस्कृति में इन शब्दों का परिकोश ही नहीं है, तो ये वात्सल्य ग्राम है। जिस संसार में, जिस संस्कृति में दीनानाथ है, विश्वनाथ है, जगन्नाथ है, वहाँ कोई अनाथ कैसे हो सकता है? इसके ऊपर सबसे ज़्यादा गायत्री वेद फाउंडेशन काम कर रहा है और ऐसे माता पिताओं की सेवा हम करना चाहेंगे जिनके परिवार में वो लोग किसी तरह से फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली किसी भी तरह से वो लोग चैलेंज फेस कर रहे हैं। उनकी हम यहाँ ये वेद विद्यार्थी, क्योंकि अध्यक्ष जी का मानना है मानव सेवा माधव सेवा है, इनके अंदर विद्या ददाति विनयम, जो विद्या प्राप्त कर रहे हैं विद्यार्थी उससे जीवन में विनय प्राप्त हो, उसके लिए कहीं ना कहीं इनके अहंकार का शमन होना चाहिए। तो जब तक इस तरह की सेवाओं में ये लोग नहीं जुड़ेंगे ये इनकी विद्या पूर्ण नहीं हो पाएगी। सर अभी आप देख सकते हैं बच्चे मॉडर्न है, कोई भी गुरुकुल में भी आप देख सकते हैं जीन्स टी शर्ट ये वो धारण कर रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे बहुत ही सुसज्जित है, जैसे धोती कुर्ता, और ये जो इनके केश में एक गांठ बंधी हुई है, उसका मतलब क्या है सर? जी, यह कपड़े तो कोई भी तरह के पहने जा सकते हैं, परंतु जो आपका मन है वो यदि वेदों से और संस्कृति से रमा हो तो सबसे उत्तम माना गया है। वेशभूषा सामने किसी को भी प्रतिबिंबित करने और आकर्षित करने और संस्कार को झलकाने के लिए होती है। और सबसे बड़ी चीज़ जो ये शिखा की जो हम बात कर रहे हैं, ये हर बटुक ब्राह्मण को यज्ञोपवीत और शिखा 3 तरह के ऋण मनुष्य के जीवन में बताए गए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण क्या है? जो संस्कृति में हमारा जन्म हुआ है, हमारे संस्कार, कुल देवता, इनकी आराधना करना, पूजा पाठ करना। और पितृ ऋण क्या है? जिससे ये शरीर एक अंड से शरीर बना और उससे शरीर का निर्माण हुआ और फिर ब्रह्मांड की सृष्टि हुई, तो उसके प्रति भी हमारा जो ऋण है उसका कर्तव्य पूरा करने के लिए तीसरा जो हमारा ऋण है वो ऋषि ऋण, जिसके द्वारा मंत्रों की रचना हुई श्रुति और स्मृति से। जब तक शिखा और यज्ञोपवीत धारण नहीं होगा तब तक वेदों का अध्ययन करने के लिए यह अनुकूल नहीं है। इसीलिए शिक्षा और शिखा दोनों एक दूसरे की सूत्र हैं, जब तक शिखा नहीं है शिक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। सर अभी जो गायत्री विद्यालय है यहाँ पे जो शिक्षक है उनका किस रूप में चयन किया जाता है? जी, यहाँ पे जो अध्यापक हैं इनका जो है वेद विशारद की जब तक ये लोग पदवी प्राप्त नहीं करते और रजिस्टर्ड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट अपने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा रजिस्टर्ड जो होते हैं अध्यापक, उनको ही यहाँ नियुक्त किया जाता है। उनके द्वारा ये सभी वेद विद्यार्थी तैयार किए जाते हैं। हमारे विद्यालय में जो हमारे प्रधान अध्यापक हैं आदित्य पाठक जी हमारे अध्यापक हैं, जो कि आकाश शुक्ला जी हैं, ये गोरखपुर से आए हुए हैं। और अभी हमने ज्योतिष विभाग भी यहाँ प्रारंभ किया है, नितेश त्रिपाठी जी भी उसका शिक्षण कराते हैं।
और यहाँ पर ये जो चयन प्रक्रिया है, इनकी अध्यापक बनने की पूर्ण परीक्षा ली जाती है और उस परीक्षा में पूर्ण तरह से अंक प्राप्त होने के बाद ये लोग विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए चयन किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया, जो कि पूरे संसार में आज यही तरह का भ्रम फैल रहा है कि वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी का भविष्य उज्जवल नहीं है या उज्जवल नहीं दिखता है। यह बिल्कुल गलत भ्रांति है, क्योंकि आप पत्ते को तो बचाना चाहते हो, परंतु जड़ के ऊपर आपका ध्यान नहीं है। यदि जड़ नहीं बचेगी तो ना पत्ता बचेगा ना वृक्ष बचेगा। तो ये जो संस्कृति का अध्ययन बच्चे कर रहे हैं, ये जो शिक्षाएं लोग प्राप्त कर रहे हैं, ये संस्कृति के मूल को जो है घट करने का कार्य कर रहे हैं। और झाड़ की जड़ जितनी मजबूत होती जाएगी, क्योंकि आज इनका जो शिक्षा करने का जो प्रमाण है, एक आईएएस आईपीएस लेवल के जो ऑफिसर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके मैं ज्ञान विज्ञान से मैं परहेज नहीं करता हूँ, परंतु ज्ञान के माध्यम से ही विज्ञान को विस्तृत किया जाता है। आज जैसे 3 तरह की शुद्धि होनी बहुत आवश्यक है। कोई भी तरह की शिक्षा आप ग्रहण कर लीजिए, मुख शुद्धि, मन शुद्धि और आपकी वाणी शुद्धि, ये तीनों तरह की शुद्धि के साथ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, आगे संस्कृति का रक्षण करने के लिए। और जो भारतीय ऋषि परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा है, उस शिक्षा से लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा उज्जवल भविष्य किसी का हो नहीं सकता, क्योंकि 16-16 वर्ष हम एकेडमिक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद एक सब्जेक्ट हम चयन करते हैं, आईएएस आईपीएस इंजीनियर बनने जाते हैं। उसके बावजूद भी हमारा भविष्य तय नहीं है कि हम कुछ बन पाएंगे या नहीं। परंतु जब ये लोग जड़ से जुड़ जाते हैं, तो जड़ से जुड़ने के कारण, जैसे हम देखते हैं पानी तो हमको टैप से, नल से भी मिल सकता है, परंतु जो ज़मीन से पानी आकर और वो जल प्राप्त जब होगा तो उसकी सुंदरता और उसका स्वाद अद्भुत होगा। उसी तरह से ये जो बगीचे के पुष्प आप देख रहे हैं, जो गायत्री संस्कृत वेद विद्यालय द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, निश्चित रूप से संपूर्ण विश्व के बगीचे में ये बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित होंगे और आगे आने वाले भविष्य में निश्चित रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर, क्योंकि ये जो मंत्रों की रचना कर रहे हैं और मंत्रों का श्रुति और स्मृति कर रहे हैं, डायरेक्ट इनका कांटेक्ट ब्रह्मांड की शक्तियों से होने वाला है, जिसके माध्यम से जो चीज़ जिस माध्यम से ये लोग प्राप्त करना चाहेंगे, निश्चित रूप से परमात्मा की सहायता से ये लोग प्राप्त कर पाएंगे। सर, अभी ये विद्यालय में जैसे परंपराओं को आगे कैसे ले जाना है, संस्कृतियों को कैसे ले जाना है, बच्चे क्या इसमें रम रहे हैं या नहीं, उन्हें स्ट्रिक्टली पढ़ाया जा रहा है, या वो अपने मन से ये शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा फिर से प्रश्न किया, क्योंकि कई तरह हमने देखा है संस्कृति के अंदर, समाज के अंदर, कि बच्चा स्कूल की पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है तो उसको कोई आश्रम भेज दो, कोई जो है विद्यालय भेज दो। परंतु आपको बता दूं, यहाँ हमारे पास 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो कि 9 वर्ष का भी बालक है। उसको भी अगर हम 2 बजे रात में उठा के पूछेंगे कि तीसरे अध्याय का 10वां मंत्र बोलो, तो वो भी विद्या आपकी होनी चाहिए कंठ की। और पैसा आपके बैंक में कितना भी वो काम नहीं आता, जो आपके जेबक में टाइम पर काम आने वाला है वही पैसा काम आता है। तो उस तरह से ये बच्चे कंठस्थीकरण करते हुए विद्या को आगे बढ़ रहे हैं। और इनके चेहरे का मुख तेज आप देख सकते हैं कि साक्षात जैसे सूर्य होते हैं, याज्ञवल्क ऋषि द्वारा सूर्य के द्वारा ये ज्ञान हमको प्राप्त हुआ, उसी तरह आप इनके चेहरे की आभा को भी देख सकते हैं, एक औहरा लेकर अपने साथ चल रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, बहुत अपने स्वरुचि से ये लोग शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। ग्रेता चिर्जान्दो हर जाता जो खसवासा मेधो मामा हरि ओम।
तो अभी हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं, तो आइए हम पूछते हैं, पहले उनका परिचय लेते हैं। मेरा नाम आदित्य पाठक है। मैं बिहार के निवासी हूँ। यहाँ विगत 2 वर्षों से अध्ययन करा रहा हूँ छात्रों को, शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनीय शाखा। गुरुजी, आप जैसे यहाँ 2 साल से पढ़ा रहे हैं, तो आप हमें ये छात्राओं के दिनचर्या के बारे में बताएंगे कि वो कब उठते हैं और कब उनका पढ़ाई का समय होता है? तदा शिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। तो ये श्रुति परंपरा है जिसको हम अक्षुण्ण आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और प्रातः विद्यार्थी 5 बजे उठते हैं। 5 बजे उठने के बाद ये प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के बाद योगा इत्यादि करते हैं। योगा के बाद स्नान ध्यान करने के बाद संध्या 7 बजे करते हैं। उसके बाद 7:30 में नाश्ता करते हैं। पुनः 8 बजे से वेद कक्ष में बैठ जाते हैं। 8 से 12 वेद कक्षा, फिर 12 से 2 भोजन एवं विश्राम, फिर 2 से पुनः वेद की कक्षा, आधुनिक कक्षा 5 तक, फिर 5 से 6 खेलने का समय है, क्रीड़ा इत्यादि का। फिर इनका 5 बजे नाश्ता रहता, नाश्ता के बाद क्रीड़ा के बाद पुनः सायं संध्या करते हैं समस्त छात्र। उसके उपरांत 8 बजे भोजन रहता है इनका। भोजन के उपरांत बच्चों को आधुनिकता से भी दूर ना रखा जाए, इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम, न्यूज इत्यादि बच्चे देखते हैं। पुनः 10 बजे इनका शयन। गुरुजी, कभी ऐसा होता कि ये लोगों को शब्द बोलने में दिक्कत होती, जैसे अभी ये संस्कृत वर्ड में जैसे उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत होती, क्योंकि नॉर्मल हिंदी कोई भी आसानी से बोल सकता, लेकिन जब संस्कृत के वर्ड आते हैं तो थोड़ा मुश्किल होता, प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण करने में काफ़ी दिक्कत होती। तो कभी आपको ऐसा हुआ छात्राओं के साथ? हुआ है, पर छात्र भी बहुत ही होनहार हैं, कोशिश बहुत अच्छा करते हैं और उसको तैयार भी करते हैं और अपना भी प्रयास पूरा रहता है। बहुत ही अच्छा तैयारी करते हैं। प्रवेश से पहले ही बच्चों का प्रवेश परीक्षा लेते हैं, उसमें जो पास होता है उसको रखते हैं और जो नहीं होता फिर उसको एडमिशन नहीं लेते हैं। तो इसलिए बाकी होनहार छात्र रहते हैं तो इनको प्रयास भी कम करना पड़ता है और विद्यार्थी भी मेहनत करते हैं। जैसे अभी विद्यार्थी है तो इनको किस कसौटी पे खरा उतारा जाता है? जैसे अब हम लोग तो हिंदी बोल लेते हैं, लेकिन अगर ये उच्चारण में कमज़ोर है तो इनको रूटीन कैसे करते हैं आप? अगर उच्चारण में कमजोर है तो इसको समझाते भी हैं। जो उच्चारण स्थान है, अकुह विसर्जनीयानां कंठः विशुषाणां तालु ऋरुषाणां मूर्धा उपपद्धमानीयानामोष्ठौ इत्यादि जो भी सूत्र हैं इनको बताते हैं और उसके माध्यम से इनको उच्चारण भी सही कराते हैं। यहाँ पे गौशाला मौजूद है जो बहुत ही अच्छी है। जैसे बच्चों का ध्यान रखा जाता है, वैसे यहाँ पे गौ माता का ध्यान बहुत ही खूबसूरती तरीके से रखा जा रहा है। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पे जो गौसेवा की जाती है उसका उपलक्ष्य क्या है। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभे ईभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। हिंदू धर्म में गाय को जानवर का दर्जा दिया गया, लेकिन हमारे सनातन धर्म में गाय एक पशु नहीं है, गाय हमारी माता है। गाय से गावः सर्व सुखप्रदाः, गाय से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। और गाय का दूध नहीं अमृत के समान होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, ना कि पशु का। यहाँ पे गुरुजी, यहाँ पे अगर कभी गौ माता को कोई उपचार के लिए चाहिए तो क्या वो सुविधाएं उपलब्ध है यहाँ पे? जी बिल्कुल। अभी कुछ दिन पहले एक गाय जो है इतनी बेकार कंडीशन में, मतलब कि आप कोई भी देखता तो उसकी आत्मा दहल जाती, इस तरह का मतलब कंडीशन में थी गाय। तो करीब रात को 3 बजे रात पूरी रात भर मैं नहीं सोया था। रात को पूरी रात भर मेरे पाँव भी मेरे छिल गए थे, लेकिन रात भर डॉक्टर को बुलाया, 3 से 4 डॉक्टर को लगातार कॉल किया गया। तो उसमें से एक बालकृष्ण नाम के ही के डॉक्टर हैं, वो आए और इलाज किए और बढ़िया से इलाज किए। जी।
यहाँ का जो गौ माता का दूध जिसका दही है तो वो बच्चों के लिए उपयोगी है क्या? यहाँ पे जो दूध और गौ माता की जो सेवाएं हैं वो किस तरह से बच्चों के लिए उपयोगी है? जी, अभी बताया ना, गावः सर्व सुख प्रदाः, गाय से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। गाय का दूध दूध नहीं अमृत के समान होता है। तो यहाँ पे सुबह सुबह शाम दोनों टाइम बच्चों को, सुबह के नाश्ते में भी बच्चों को दूध दिया जाता है और शाम को सोते समय भी दूध दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे बच्चों को सुसज्जित शिक्षा दी जाती है और गौ माता का भी यहाँ पे बहुत ही ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे गौ माता को अपने बच्चों की तरह प्रेम किया जाता है। गौ माता को कामधेनु भी कहा जाता है। गौ माता ही सर्वोपरि है। जय गौ माता। बंद कर दिया, स्टॉप नहीं किया। अभी आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे हमारा आने वाला फ्यूचर खड़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत छात्र है जो बहुत ही इस वेशभूषा में सुसज्जित लग रहे हैं। माथे पे तिलक और आप गले में देख सकते हैं रुद्राक्ष धारण किए हुए। शायद ये पहला स्कूल होगा जो इस तरह से वेशभूषा में है। तो आइए बच्चों से जानते हैं उन्हें यहाँ पे संस्कृत वेद विद्या पढ़ के कितना आनंद आ रहा है। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतां संसुर नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। मेरा नाम प्रसाद सदाशिव जोशी है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। इधर मेरे को इधर वेद की शिक्षा दी जाती है। वेद की शिक्षा हेतु मैं महाराष्ट्र से यहाँ आया हूँ। यहाँ हैदराबाद मोइनाबाद श्री गायत्री संस्कृत वेद विद्यालय यहाँ के प्रधानाचार्य श्री पुरुषोत्तम लाला महाराज इनके नेतृत्व के नीचे में पढ़ रहा हूँ और इस पे 2 शब्द कहना चाहता हूँ। एक मंत्र है, ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो घृतेभ्यो घृतपतिभ्यश्च नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः। अभी श्री गणेश जी को नमस्कार करके अभी इधर श्री वेद के अध्ययन के साथ गौ सेवा सदन भी है। अभी वैसे बोले कि वात्सल्य ग्राम भी खोलने वाले हैं। माता पिता आश्रम बोलते हैं उनको ऐसा। और हमको हर इसको छुट्टी को अच्छे क्रीड़ा होते
मेरा नाम लोकेश शर्मा है। मेरा तीसरा वर्ष इधर है और श्री गायत्री संस्कृत विद्यालय में मेरा तीसरा वर्ष है। यहाँ बहुत आनंद आता है हमें संस्कृत पढ़ाई करने में। वेद यहाँ हमें शुक्ल यजुर्वेद माध्यम शाखा पढ़ाया जाता है और भगवत गीता भी, और इसी साल हमें ज्योतिष की शिक्षा भी मिल रही है। और यहाँ बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़, बहुत अच्छा विद्यालय है। मैं इससे पहले भी एक गुरुकुल में गया था, पर ऐसी विद्या और ऐसा विद्यालय मुझे नहीं प्राप्त हुआ था। ये हमारे पुरुषोत्तम श्री लाला महाराज हमारे गुरुजी की देन है, जो बहुत अच्छा विद्यालय बनाया और बहुत ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ मिलती है और खेलने कूदने का सब बहुत ज़्यादा हमें सुविधा मिलती है और बहुत अच्छा लगता है हमें। और हम हमारी मर्ज़ी से यहाँ पढ़ते हैं और सभी विद्यालय और सभी बच्चे बहुत अच्छे, खुश और अच्छे मन से पढ़ते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सभी विद्यालय खड़े हैं। आपको कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ के? बहुत अच्छा। पढ़ाई में मस्ती करते कभी? नहीं। खेलते कूदते? कैरम बोर्ड, क्रिकेट, Yes, सारी yes, चीजें यहाँ yes. फैसिलिटी है? यस, तो आपको क्रिकेट खेलने में आनंद आता है या पढ़ने में? पढ़ने में और खेलने में, दोनों में। अच्छा, ओके। तो आप देख सकते हैं यहाँ के विद्यार्थियों को काफ़ी सुविधाएं दी जा रही है, चाहे वो खेल में रहो, पढ़ाई में रहो। और यहाँ के विद्यार्थी काफ़ी आनंदित है अपनी पढ़ाई और खेल से, और इस विद्यालय में उनको बहुत ही आनंद मिलता है। आप खुश हैं? जय श्री राम। तो दोस्तों, आज आपने देखा श्री गायत्री संस्कृत वेद विद्यालय में बहुत ही भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहाँ की खास बात जो विद्यालय की है, यहाँ पे बच्चों को वेदों के बारे में और संस्कृत और हमारी परंपरा के बारे में बताया जाता है। और यहाँ के जो बच्चे हैं वो बहुत ही बखूबी वेदों का उच्चारण करते हैं। ये शायद पहली बार है जो बच्चे इतनी खूबसूरती से परंपरा संस्कृत को लेके चल रहे हैं। नॉर्मली बच्चे कंप्यूटर और इंटरनेट और लैपटॉप के एडिक्ट होते हैं, लेकिन ये पहली बार है जहां बच्चे वेदों के एडिक्ट है और उच्चारण और मंत्र, और यहाँ पे उनको भगवान से बखूबी कनेक्ट किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे ज्योतिष शास्त्र की भी शिक्षा बहुत ही मायने रखती है। तो बच्चों को ज्योतिष शास्त्र की शिक्षा भी दी जा रही है, जो आगे चल के उनके भविष्य को उज्जवल कर सकती है। भगवान ही हमारे सर्वे सर्वा है और माता पिता का आदर ही ये हमारा उद्देश्य है। यहाँ पे बखूबी उनको शिक्षा के साथ साथ जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उनके साथ भी वो लोग कंपटीशन में कम नहीं है। यहाँ पे खेल प्रतियोगिता, यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध है। कंप्यूटर, बच्चों को किसी चीज़ की यहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे शिक्षा भी बहुत ही मायने और बहुत ही बारीकी से दी जाती है, चाहे वो मंत्रों का उच्चार हो या वेदों का। इसी तरह के प्रोग्राम हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय। शालीमार जायसवाल, श्रुति कैमरामैन के साथ।